हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका एम है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में बदलाव करने जा रही है सरकार। इस बिल के पास होने से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर जो पैनलिस्ट बनाया जाता है उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करने का बात किया जा रहा है। इस तरह का मूव डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है कि इससे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर है वो स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेयर इलेक्शंस में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस बिल के बैकग्राउंड के बारे में। पहले सीईसी और ईसी को लेकर के किस तरह का अपॉइंटमेंट प्रोसेस हुआ करता था, मीन्स करेंटली किस तरह का प्रोसेस है और इस बिल के पास हो जाने से किस तरह का प्रोसेस होगा। इस बिल के की फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इस बिल को लेकर के कौन कौन से कंसर्न जताए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर बॉडी होते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है इलेक्शन के शेड्यूल के, दोनों जनरल इलेक्शन में भी और बाई इलेक्शन में भी। थर्ड स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन होता है वो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को रिलेटिंग टू स्प्लिट्स और मर्जेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो बताना इन तीनों में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा और वीडियो के एंड में इसका सही आंसर ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट का रूल आया था जिसमें बताया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगा और इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी कंसिस्ट किया जाएगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब तक रहेंगे जब तक पार्लियामेंट से कोई लॉ इनएक्ट नहीं हो जाता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट को लेकर, तब तक सीजेआई ईसीआई के अपॉइंटमेंट में रहेंगे। यह रूलिंग तब इमर्ज हुआ जब 2015 में एक पीआईएल फाइल किया गया था ईसीआई के अपॉइंटमेंट को लेकर, चैलेंज किया गया था। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ईसीआई के पावर को बताता है, उसके अलावा अभी तक किसी भी तरह का पार्लियामेंट्री लॉज इनैक्ट नहीं किया गया है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम बना हुआ है इसको एड्रेस करने के लिए कोर्ट के द्वारा स्टेप लिया गया था। नौ ये जो बिल है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम को एड्रेस करने का काम करेगा और इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट के लिए कौन से लेजिस्लेटिव प्रोसेस होना चाहिए उसको सेटअप करने का काम करेगा। इसको लेकर दो केस अभी बहुत फेमस है। पहला है जो पहला जजमेंट आया था लेड बाय जस्टिस के.एम. जोसेफ जो कि 2015 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था, जो सेंटर अपॉइंट करती है इलेक्शन कमीशन को, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। और फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का 2 जजेस बैच इसको लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दिया क्लोज एग्जामिनेशन करने के लिए, आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिनेशन करने के लिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 324 के 2 में क्या कहा गया है। तो इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसका जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा टाइम टू टाइम फिक्स किया जाएगा और इसमें किसी भी तरह का चेंजेस लाना हो तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि ईसीआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के कोई भी प्रोविजन किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर होता है वो करेंटली किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। तो करेंटली अभी तक कोई भी ऐसा लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं डिफाइंड है हमारे संविधान में चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर। हमारे संविधान में मात्र 5 आर्टिकल है, आर्टिकल 324 से 329 जो कि पार्ट 15 में मेंशन है, जिसमें आर्टिकल 324 कहता है कि जो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल किसी भी इलेक्शन का हो एक्सेप्ट पंचायती राज, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाएगा जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिटरमाइन किया जाएगा। मार्च 2023 के पहले जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था मार्च 2023 में, उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट किया जाता था वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब चलिए हम लोग जानते हैं इस बिल में कौन कौन से की फीचर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को जो अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं उसके अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट किया जाएगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन रहेंगे। सेकेंड है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वो होंगे और यदि
लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है, तो जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होते हैं लोकसभा के, उसको एज्यूम कर लिया जाएगा इस रोल के लिए। और थर्ड है एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो इस नए वाले बिल में ये तीन मिल करके ECI का सिलेक्शन करेंगे। सेकेंड प्रोविजन का बात करें तो सर्च कमेटी। इस बिल में प्रपोज किया गया है कि एक सर्च कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जो कि 5 लोगों का पैनल होगा। तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन जो 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसके पोजीशन को कंसीडर करने का काम करेंगे। और इस सर्च कमेटी को हेडेड किया जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। और इसमें साथ साथ 2 लोग और होंगे जो कि कैबिनेट रैंक से, सेक्रेटरी से ऊपर रैंक के होंगे, जो कि जानकार होंगे और एक्सपीरियंस होंगे रिलेटेड टू इलेक्शंस। थर्ड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनके अपॉइंटमेंट में किसी भी तरह का वैकेंसी और डिफेक्ट होने के कारण उनको सिलेक्शन कमेटी से इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। फोर्थ प्रोविजन का बात करें, प्रीवियस एक्ट को रिपेल करने का काम करेगा। यह बिल इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को रिप्लेस करेगा। एक बार जब ये नया एक्ट पास हो जाएगा तब। ये जो 1991 वाला एक्ट था, इसमें जो इलेक्शन कमीशन का जो सैलरीज होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर प्रोवाइड करने का बात किया गया है। लेकिन इस नए वाले में जो कैबिनेट सेक्रेटरी का सैलरी रहेगा वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ECI का सैलरी देखने को मिलेगा। तो ये भी चेंजेस इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है अनएनोनिमिटी और मेजोरिटी डिसीजन। इस बिल में प्रोविज़न किया गया है जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने काम को, अपने बिजनेसेस को अनएनोनिमसली ट्रांजेक्टेड करने का काम करेगा। कहने का मतलब ट्रांसपेरेंसी बरतेगा जहाँ तक पॉसिबल हो सके, और डिफरेंसेस ओपिनियन के केस में जो मेजोरिटी का व्यू होगा वही प्रिवेल करेगा। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कंसर्न जताए जा रहे हैं। तो पहला है बैलेंस ऑफ पावर। तो जो नए वाले बिल में प्रोविज़न किया गया है ECI के अपॉइंटमेंट को लेकर, इसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाएगा, तो इनका वेटेज है वो मेजोरिटी में, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो बताया जा रहा है कि इनके सिलेक्शन में इनका वोट का उतना कोई मायने नहीं रखा जाएगा। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में ही बैलेंस ऑफ पावर का लैकनेस देखने को मिल रहा है। सेकेंड कंसर्न है इम्पैक्ट ऑन इलेक्टोरल गवर्नेंस। बताया जा रहा है इस तरह का प्रपोज चेंजेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑटोनॉमी और फंक्शनिंग में अफेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं जो अनबायस्डनेस होता है ECI में वो घटेगा, और हो सकता है गवर्नमेंट का फेवर भी करे। इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस का होना बहुत जरूरी है टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी इन कंडक्ट इलेक्शंस। यदि इम्पार्शियल वे में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाए तो ECI के सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस कंसर्न रेज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एबिलिटी को और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को विदाउट बायस। थर्ड कंसर्न का बात करें तो अलाइनमेंट विद फ्रेमर्स इंटेंशन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रीवियस रूलिंग में जोर दिया गया था कि जो लोग हमारे संविधान को बनाए थे उसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने का कोशिश किए थे। तो इसी को लेकर के इस बिल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इसके सिलेक्शन में, जो सिलेक्शन कमेटी में जो कंपोजिशन है उसको लेकर। चलिए अब हम लोग समझते हैं इलेक्शन को फ्री और फेयर मैनर में करवाने के लिए ECI का रोल के बारे में। तो ECI का मेन रोल है फ्री और फेयर इलेक्शन को इंश्योर करना। इलेक्शन कमीशन को 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। इलेक्शन कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, और अभी प्रेजेंट में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उसका नंबर को प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। सेकेंड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि किसी भी तरह का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल पार्लियामेंट के इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ले सकता है। और ये जब सारे के सारे इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। सेकेंड है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में आचार संहिता भी कहते हैं। ECI के द्वारा इंश्योर किया जाता है कि इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाना टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करवाकर किया जाता है। इसमें सेट्स ऑफ गाइडलाइंस होते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना होता है ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। थर्ड है रोल विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टी। तो ECI के द्वारा ही
इलेक्शन को पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सिंबल अलॉट करवाती है और उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल या नेशनल पॉलिटिकल को पार्टी रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। फोर्थ, इलेक्शन फंड का फंक्शन का बात करें, ईसीआई का फंक्शन का बात करें तो वोटर्स एजुकेशन। ईसीआई के द्वारा बहुत सारे वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ सके और लोग अपने राइट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान सकें। इसमें वोटिंग के इम्पोर्टेंस को बताया जाता है, वोट को किस तरह से कास्ट किया जाए उसके बारे में बताया जाता है और इसमें ईसीआई के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज कितने एक्सपेंड करते हैं उनको भी डिफाइन किया जाता है। तो ईसीआई के द्वारा लिमिट सेट किया जाता है कि इस लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है इलेक्शन के दौरान किसी भी तरह का माल प्रैक्टिसेस जैसे कि बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग और इंटिमिडिएशन ऑफ वोटर्स जैसे माल प्रैक्टिसेस को रोकने का भी काम करता है, उसको एड्रेस करने का भी काम करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वे फॉरवर्ड की क्या किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट को जो सिलेक्शन कमेटी का जो कंपोजिशन है उसको रिव्यू करना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस बनाना चाहिए बाय इन्वॉल्व गिविंग अपोजिशन इन स्ट्रॉन्गर रिप्रेजेंटेशन, ताकि फेयर डिसीजन मेकिंग हो सके। सेकेंड है सिलेक्शन प्रोसेस के क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्सपर्ट, जूरिस्ट और सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव्स को भी सर्च कमेटी में इन्वॉल्व करना चाहिए और सिलेक्शन कमेटी का ऑब्जर्वर मेंबर भी बनाना चाहिए ताकि इसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। थर्ड है इस बिल को फाइनलाइज करने से पहले गवर्नमेंट को अपोजिशन पार्टीज, लीगल एक्सपर्ट और डिफरेंट स्टेक होल्डर से भी डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव से कंसल्ट करना चाहिए और जो भी कंसर्न आ रहे हैं उसको एडिक्वेटली एड्रेस करना चाहिए। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर जो कि 2017 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर डी है, 3 ओनली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंटली 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये पहला रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड ये सब ईसीआई का काम है, होम मिनिस्ट्री का नहीं, तो सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।